हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल की ऑफ यूके एग्जाम्स में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ चंद राजवंश। ठीक है। चंद राजवंश थोड़ा सा लंबा रहेगा, इसलिए दो चार पार्ट या पांच जितने भी पार्ट इसके होंगे दोस्तों वो आएंगे। ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं चंद राजवंश। ठीक है, चलिए। देखिए दोस्तों, चंद राजवंश जो है इसमें कई अलग अलग इतिहासकार अपने जो मतलब संस्थापक जो हैं चंद राजवंश का, उसको अलग अलग इतिहासकार अलग अलग मानते हैं। ठीक है। जैसे सोमचंद है और थोहर चंद है। इन दोनों में हमेशा से जो है विवाद चलता हुआ आया है कि मतलब कौन जो है संस्थापक है। तो एटकिंसन और बद्रीनाथ पांडे जो है वो सोमचंद को जो है संस्थापक मानते हैं। कुमाऊं के जो चंद वंश है इसका जो है संस्थापक मानते हैं। ठीक है। और जो हर्षदेव जोशी है और डब्लू फ्रेजर है वो मानते हैं थोहरचंद को। ठीक है। हर्षदेव जोशी जो है ये इन्हीं के चंद वंश का चंद वंश के काल में रहा है। हर्षदेव जोशी, लेकिन फिर भी जो है उसके बाद भी जो है सोमचंद को जो है बहुत ही ज़्यादा सटीक जो है वो माना जाता है, क्योंकि सोमचंद से भी पहले कई चंद राजाओं के जो है प्रमाण हमको देखने को मिलते हैं। ठीक है। तो ये तो रही बात इनके विवाद की। और कुमाऊं में जब सोमचंद आया था तो उसको लेकर के भी जो है कई विवाद मिलते हैं। जैसे कि सोमचंद कन्नौज के शासक का भाई था। ठीक है। कुमाऊं के लोग ब्रह्मदेव के शासन से परेशान हो गए थे। अब दोस्तों, ब्रह्मदेव कौन था? जब कुमाऊं में चंद राजवंश स्थापित नहीं हुआ था, उससे पहले कत्यूरी वंश जो है, कत्यूरी वंश चल रहा था। ये कत्यूरी का जो है, कत्यूरी वंश का अंतिम शासक था ब्रह्मदेव। ठीक है। ब्रह्मदेव जो था ना, ब्रह्मदेव, ये कत्यूरी वंश का जो है अंतिम शासक था। और ये शासक जो था ना बहुत ही ज़्यादा भोग विलासी राजा था। मतलब राज्य पर जो है अपने शासन पर ध्यान न देना। तो उससे जो है कुमाऊं के लोग जो है, कुमाऊं की जो जनता परेशान हो गई थी, वो गए कन्नौज के शासक के पास। ठीक है। तो उन्होंने बोला होगा भाई कि आप कुछ करो। तो जो कन्नौज का जो शासक था उसने अपने भाई सोमचंद को जो है कुमाऊं भेजा, ऐसा कहा जाता है। ठीक है। ये एक कहानी है एक तरीके से जो प्रचलित है। ठीक है। उसी प्रकार से दूसरी एक कहानी और है। सोमचंद जो है तीर्थ यात्रा पर आया था उत्तराखंड। ठीक है। उसकी भेंट वहां पर ब्रह्मदेव, जैसा मैंने अभी बताया कि ब्रह्मदेव अ, अंतिम शासक था कत्यूर वंश का। तो ब्रह्मदेव से जो है सोमचंद की मुलाकात होती है उस दौरान। तो सोमचंद जो है प्रभावित हो जाता है। मतलब ब्रह्मदेव प्रभावित हो जाता है सोमचंद से, और वो क्या करता है अपनी पुत्री का जो है विवाह कर देता है सोमचंद से। ठीक है। तो ये कहानियां जो दोस्तों जो है प्रचलित हैं। ठीक है। तो अब देख लेते हैं सोमचंद के बारे में। ठीक है। इनकी जो डेट है दोस्तों वो भी जो है कोई प्रमाणिक नहीं है, लेकिन फिर भी जो है अलग अलग इतिहासकार अपनी अलग अलग डेट्स मानते हैं। कोई 700 से, ठीक है, कोई 1045 से। तो हम लोग को ना ये हमारे से पूछी जाएगी एग्जाम में, क्योंकि अलग अलग इतिहासकार जो है अलग अलग डेट्स मानते हैं, तो ये पूछी नहीं जाएगी। लेकिन एक अपने उसके लिए हमें देख के चलना है। ठीक है। चलिए, अब देखते हैं ये पॉइंट्स। सोमचंद ने चंपावती के नाम पर बसे चंपावत को राजधानी बनाया था। ठीक है। जो ब्रह्मदेव है दोस्तों, ठीक है, ब्रह्मदेव ने क्या किया था, सोमचंद को चंपावत जो है दहेज के रूप में दे दिया था, ऐसा कहा जाता है। और सोमचंद ने जो है वहीं पर ही अपनी राजधानी जो है बना ली थी। चंपावती देवी के नाम पर बसे चंपावत को राजधानी बनाया। इस समय काली कुमाऊं में अनेक खस राजा, ठीक है। अब जब सोमचंद वहां आएगा तो उससे पहले ही जो है कई जो खस, नाग, द्रविड़, मेद, चंडाल, ये जो है आदि जातियों का जो है यहाँ पर राज्य था। ठीक है। तो सोम अब नेक्स्ट पॉइंट है सोमचंद ने सर्वप्रथम 4 किलेदार नियुक्त किए। ठीक है। 4 जो है किलेदार नियुक्त किए। कार्की, बोरा, तड़ागी, चौधरी, इन्हें चराल भी कहा जाता था। ठीक है। 4 जो है ये इसने जो है की थी, यहाँ पर नियुक्ति की थी। ठीक है, किलेदार, तो इसलिए इन्हें जो है चाराल भी कहा जाता है। ठीक है। अब देखेंगे यह लोग जो है नेपाल के निवासी होते थे। ठीक है। ये लोग जो कार्की, बोरा और जो तलागी, ये चौधरी जो है
ये नेपाल के निवासी होते थे। मेहरा और फड़त्याल यह लोग ताकतवर थे, ठीक है। जब ये यहाँ पर आया था तो सोमचंद, तो उस टाइम पे देखा जाता था कि मेहरा और फड़त्याल जो लोग ये है ना, ये जातियाँ जो थी एक तरीके से मतलब शासन करती थी अन्य छोटी छोटी जातों पर। उनके जो है ये सेना मतलब ये होते थे, मुखिया होते थे एक तरीके से, ठीक है। तो सोमचंद ने क्या करा, मेहरा और फड़त्याल को ही जो है ना इनमें से उठा करके किसी को मंत्री बना दिया, किसी को सेनापति बना दिया, ठीक है। तो मतलब क्योंकि उसने क्या करा कि देखा भाई, जब यहाँ पर ये जातियाँ जो हैं एक तरीके से मुखिया के रूप में काम कर रही हैं, ताकतवर है, तो इन्हीं में से ही क्यों ना मैं मंत्री और सेनापति अपने नियुक्त कर लूँ, ठीक है, ताकि उसका जो राजकाज है और अच्छे से चलता रहे, ठीक है। अब देखेंगे सोमचंद ने सर्वप्रथम द्रोणकोट के रावत राजा को परास्त किया था। इसका जो पहला युद्ध था ना, दूनाकोट का युद्ध भी कहा जाता है उसे, दूनाकोट का युद्ध था, इसमें इसने रावत राजा को जो है परास्त किया था, ठीक है। अब देखेंगे सोमचंद्र जो था ना दोस्तों, सोमचंद्र शिव का उपासक था। यहाँ पे शिव शिव शब्द जो है वो मिसप्रिंट हो गया है, ठीक है, शिव कर लेना, शिव। सोमचंद्र जो था वो शिव का उपासक था, ठीक है। चंद वंश का राज्य चिन्ह जो था गाय था, ठीक है। सोमचंद झूसी इलाहाबाद का रहने वाला था, ठीक है, इलाहाबाद का रहने वाला था। इसने चौथानी ब्राह्मणों की नियुक्ति की थी, ये ध्यान रखना है, ठीक है। कालू तड़ागी इसका प्रमुख सेनापति था, ठीक है। कालू तड़ागी जो है दोस्तों, ये बहुत इसका मतलब मेन जो सेनापति होता है वो था। उत्तराखंड में प्रथम बार पंचायती राज व्यवस्था भी जो है इसी ने ही करवाई थी, सोमचंद ने, ठीक है। क्वेश्चन बन जाएगा कि उत्तराखंड में प्रथम बार पंचायती राज व्यवस्था किसने करवाई या कहाँ पर हुई, तो कहाँ पर हुई, चंपावत में हुई, ठीक है। और किसने करवाई, सोमचंद ने, ठीक है। उसके बाद सोमनाथ मंदिर जो है ना दोस्तों, इसका निर्माण भी जो है किसने करवाया, सोमचंद ने करवाया, ठीक है, सोमनाथ मंदिर का निर्माण। सुई का किला और राजबुंगा का किला इसी ने ही बनवाया था, ठीक है। सोमचंद एक मांडलिक राजा था जो कि डोटी के राजा को कर दिया करता था। अब दोस्तों देखो, मांडलिक राजा क्या होते हैं, जैसे मांडलिक राजा किसी के अधीन काम करते हैं, ठीक है, वो स्वतंत्र नहीं होते हैं। जैसे मान लो एक राजा है ए, जो बहुत पहले से ही यहाँ पर मतलब शासन कर रहा है, ठीक है। अभी एक नया नया राजा आया बी, ठीक है। वो एकदम से तो सारी सारे जो मतलब राज्य पर एकदम से कब्जा नहीं कर लेगा, धीरे धीरे कब्जा करेगा, ठीक है। तो ये जो बी राजा जो है ये ए के अंडर में काम करेगा। तो ये बी राजा क्या करेगा, इसको टैक्स भी देगा, ठीक है, सब चीजें जो है मतलब इसके अंडर में करेगा जो भी काम करेगा। तो उसे ही कहते हैं मांडलिक राजा, मतलब पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं होना, ठीक है, स्वतंत्र राजा नहीं था जो सोमचंद था, ठीक है। तो उसी तरीके से आगे देखेंगे हम, डोटी के राजा मल्ल वंश के थे जिन्हें राय या रेका भी कहा जाता था, ठीक है। ये मल्ल वंश के होते थे और इन्हें राय या रेका कहा जाता था। तो सोमचंद के समय सोमचंद के समय डोटी का राजा जयदेव मल्ल था, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। जिस समय पर सोमचंद ने राज्य जो है अपना स्थापित किया, उस समय में डोटी का राजा कौन था, वो जयदेव मल्ल था। अब डोटी डोटी क्या है दोस्तों, डोटी कहते हैं नेपाल के जो नेपाल का जो एरिया है ना, नेपाल नेपाल को ही एक तरीके से जो है डोटी कहते हैं, ठीक है। नेपाल का राजा उस वक्त में कौन था, जयदेव मल्ल। तो ठीक है। अब मेहरा मेहरा जो मैंने आपको बताया ना, जो स्टार्टिंग में जो दो प्रमुख जातियां थी मेहरा और फड़तियाल, तो मेहरा लोग कहाँ रहते थे, कटोलगढ़ में रहते थे मेहरा लोग, और फड़तियाल कहाँ रहते थे, डुंगरी में। डुंगरी कहाँ था, सुई के किले के पास, जो सोमचंद ने बनवाया था सुई का किला, उसी के पास जो है ये डुंगरी है, ठीक है। गांव में इसने क्या करा, बूढ़े और सयानों की नियुक्ति की। यहीं पर अपने अपने गांव में पुलिस की कार्य मतलब ये लोग क्या करते थे, अपने गांव में पुलिस का कार्य लगान वसूल कर राजा तक पहुंचाते थे, ठीक है। तो ये लोग क्या करते थे, टैक्स वसूलते थे गांव के लोगों से ही और राजा तक पहुंचाते थे। अब देख लेते हैं आत्मचंद। दोस्तों आत्मचंद जो था सोमचंद का पुत्र था, ठीक है। उसके बाद ये जो है राजा बना, मतलब सोमचंद का पुत्र था, सोमचंद के बाद ये गद्दी पर बैठा। आत्मचंद सोमचंद का पुत्र था, इसकी माता कत्यूरी रानी थी, ठीक है। मैंने बताया था ना, सोमचंद ने जो है ब्रह्मदेव की पुत्री जो चंपावती थी उससे जो है इसने विवाह कर लिया था, ठीक है, चंपा देवी, उससे जो है
विवाह कर लिया था। तो जाहिर सी बात है आत्मा जो चंद है जो है आत्मचंद, उसकी माता कत्यूरी रानी होगी। तो ठीक है, इससे कुछ ज़्यादा रिलेटिव फैक्ट नहीं है, ठीक है, बस इतना ध्यान रखना है आपको। इसने 20 वर्षों तक शासन किया था बस। चलिए चलते हैं आगे देखते हैं। उसके बाद दोस्तों था पूर्णचंद, ठीक है, पूर्णचंद ने उसके बाद शासन किया। यह दोस्तों मतलब शिकार खेलने का जो है शौकीन था, ठीक है। इन राजाओं से कोई ज़्यादा महत्वपूर्ण वो नहीं है, बस आपको इतना हल्का हल्का ध्यान रखना है। अब आता है इंद्रचंद। इंद्रचंद से थोड़ा सा बन जाते हैं क्वेश्चन, ठीक है। यह पूर्णचंद का पुत्र था, ठीक है। कुमाऊं में सर्वप्रथम चंपावत क्षेत्र में रेशम उत्पादन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि चंद वंश के कौन से राजा ने जो है रेशम का उत्पादन किया, ठीक है। तो वो इंद्रचंद ने किया रेशम उत्पादन, वो रेशम के कारखाने लगवाए थे इसने, ठीक है। रेशम उत्पादन के लिए झूठ बोलने की पटरंग प्रथा भी जो है इसी के ही काल में जो है चालू हुई थी, ठीक है। रेशम उत्पादन के लिए इन्होंने चीन और नेपाल से जो है संपर्क स्थापित किए। अब झूठ बोलने की प्रथा क्या थी दोस्तों, मतलब झूठ बोलो और अपने व्यापार को जो है बढ़ाओ, ठीक है। इस तरीके की कुछ इसने जो है प्रथा शुरुआत की थी। रेशम कीट पालन फार्म स्थित है, ठीक है। रेशम कीट पालन पूछ लिया जाता है कहाँ पर स्थित है, प्रेम नगर देहरादून, ठीक है। अब देखेंगे, देखिए चीन की राजकन्या से जो है इसने शादी की थी। क्वेश्चन बन जाएगा इसे, चीन कौन से चंद वंश के शासक ने चीन की राजकन्या से विवाह किया था, तो वो था इंद्रचंद, ठीक है। अब पूर्णचंद जो था ना, पूर्णचंद ने क्या किया, अपने अंतिम समय में सारा राजकाज जो है इंद्रचंद को दे दिया था, ठीक है। इस इंद्रचंद को सौंप कर वो है माता पूर्णागिरी के सेवा में तल्लीन हो गया। मतलब स्टार्टिंग में क्या किया उसने, शिकार खेलने का शौकीन था पूर्णचंद, ठीक है। उसने क्या किया, अंतिम समय में जो है पूर्णागिरी माता की सेवा में जो है तल्लीन हो गया, अपना राजकाज जो है किसे दे दिया, इंद्रचंद को, ठीक है। तो चलिए उसके बाद देखते हैं दोस्तों, संसार चंद आया, सुधा चंद आया, हमीर चंद आया, हरिचंद आया। ये कोई महत्वपूर्ण राजा नहीं है, इनके समय में कोई महत्वपूर्ण घटनाएं हुई नहीं, इसलिए हमें खाली बस हल्का सा ध्यान रखना है, ठीक। उसके बाद देख लेंगे दोस्तों वीणा चंद, ठीक है। ये थोड़ा सा महत्वपूर्ण, हालांकि इसके समय में भी कोई वो नहीं हुआ, लेकिन क्या है कि किस लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये एक अंतिम राजा, मतलब यहाँ से जो है खसों का अधिकार हो जाता है, ठीक है, कुमाऊं पर। तो देखेंगे वीणा चंद, ठीक है। वीणा चंद अत्यधिक भोग विलासी राजा था, ठीक है। भोग विलासी दोस्तों किसे कहते हैं, जो मतलब राजकाज में बिल्कुल ध्यान ही ना दे, अपने में मस्त रहे बस, ठीक है। दारू वारू पिए मस्त बिल्कुल एंजॉय करे, उसे कोई मतलब ना हो राजकाज से, तो भोग विलासी उसे कहते हैं। वीणा चंद अत्यधिक भोग विलासी राजा था। इसी के समय में खस राजाओं को सिर उठाने का मौका मिल गया। अब जाहिर सी बात है, कोई राजा जो है नशे में मतलब धुत रहेगा और उसे मतलब अपने जो राज्य से कोई मतलब नहीं रहेगा, तो अन्य जो जातीय मतलब अन्य जो शासन होंगे छोटे मोटे जो है वो कोशिश करेंगे हमला करने की। तो ऐसा ही कुछ हुआ कि खस राजाओं को सिर उठाने का मौका मिल गया। खसों ने कुमाऊं पर आक्रमण करके चंदों की सत्ता को जो है दोस्तों समाप्त कर दिया। वीणा चंद के द्वारा जो है मतलब यहाँ पर क्या हुआ, वीणा चंद के इस वजह से जो है खसों ने जो है चंदों की सत्ता को ही जो है समाप्त कर दिया, और उन्होंने जो है खसों की खस खस वीणा चंदों को पराजित कर कुमाऊं पर 200 साल तक राज्य किया, मतलब ठीक है, 200 साल तक के लिए मतलब जो है वीणा चंद ने ऐसा मतलब पीछे कर दिया बिल्कुल चंद वंश को। अब देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं दोस्तों यहाँ से। 1191 ईस्वी के पश्चात यहाँ डोटी के चल नामांत वाले राजाओं द्वारा राज्य के पुरातात्विक प्रमाण जो है उपलब्ध हुए हैं, ठीक है। चंपा जैसे कि चंपावत के बालेश्वर मंदिर से क्राचल्य देव का 1223 का जो है एक लेख मिला है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछ लिया जाएगा क्वेश्चन कि चंपावत के बालेश्वर मंदिर से कौन से जो है शासक का जो है अभिलेख मिला है, ठीक है, लेख मिला है 1223 का, किसका, क्राचल्य देव का, ठीक है। और इसमें जो है ना, इस लेख में 10 मांडलिक राजाओं का जो है नाम उत्कीर्ण है या नाम इसमें मिले हैं, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो मैं आपको बता रहा हूँ। बास्ते पिथौरागढ़ का जो ताम्रपत्र है, मोहन थापा के अलावा अन्य मांडलिक राजाओं का भी जो है इसमें नाम मिलता है, ठीक है, जिनका अधिपति शक्ति बम था। बम है ये, ठीक है, शक्ति बम।
उसके बाद 1191, 1191 के गोपेश्वर त्रिशूल लेख, एक सेकेंड। तो 1191 के गोपेश्वर त्रिशूल लेख से ज्ञात होता है कि यहाँ अशोक चल्ल का आधिपत्य था। ठीक है, 1191 के त्रिशूल लेख से जो है, जो गोपेश्वर में है, उससे क्या पता चलता है कि अशोक चल्ल का जो है यहाँ पर आधिपत्य था। ठीक है, अब सहणपाल व पुरुषोत्तम सिंह के बोध गया अभिलेखों में अशोक शिवालिक पहाड़ियों में स्थित खस देश का जो है राजाधिराज कहा गया है। मतलब सबसे पहले क्वेश्चन आपको ये भी पता होना चाहिए कि बोध गया अभिलेख किसके हैं, सहणपाल और पुरुषोत्तम सिंह के। ठीक है, इन शिलालेखों में अशोक को जो है शिवालिक पहाड़ियों का खस देश का राजाधिराज कहा गया। अब खस देश किसके लिए प्रयुक्त हुआ है दोस्तों, ये गढ़वाल और कुमाऊं दोनों के लिए। ठीक है, गढ़वाल और कुमाऊं दोनों के लिए प्रयुक्त हुआ है। अब देखो नीचे भी ये लाइन है ना, यहाँ पर खस देश गढ़वाल व कुमाऊं दोनों के लिए प्रयुक्त हुआ है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। अब देखते हैं, यह बैरात कुल का राजा था। ठीक है, यह बैरात कुल का था और नेपाल स्थित डोटी राज्य के अंतर्गत दुल्लू का निवासी था। ठीक है, ये बात किसकी हो रही है दोस्तों, जो ये बात हो रही है आपके अशोक चल्ल की। यह बैरात कुल का था, नेपाल स्थित डोटी राज्य के अंतर्गत दुल्लू का निवासी था। ठीक है, ये नेपाल का ही था, नेपाल में एक स्थित है दुल्लू, दुल्लू का निवासी था ये। इसके आक्रमण के समय वीरचंद कुमाऊं का राजा था। ठीक है, क्वेश्चन बन जाएगा कि जिस वक्त मतलब अशोक चल्ल ने कुमाऊं का आक्रमण किया, उस समय चंद वंश का राजा कौन सा था, वीरचंद। ठीक है, इसने पुरुषोत्तम सिंह को यहाँ सामंती नियुक्त किया था। जब ये यहाँ पर मतलब युद्ध मतलब आक्रमण करके जब वापस गया, तो इसने जो है सामंत नियुक्ति किसको किया, अपना पुरुषोत्तम सिंह को। ठीक है, और अशोक ने जो है वीरचंद की सहायता भी की थी। वो किस प्रकार से, अब देखो मतलब ना वीरचंद वीणाचंद के बाद का राजा आएगा। अभी तो मैंने इस वीडियो में यहीं तक ही बताया दोस्तों। अगली वीडियो में मैं वीरचंद बताऊंगा। जब वीरचंद आएगा ना, तो वो खसों से युद्ध करता है और उस युद्ध में जो है अशोक चल्ल वीरचंद की जो है सहायता करता है। ठीक है, वो देखेंगे हम दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी तक के लिए इतना ही। ठीक है, इसके और पार्ट आएंगे, तो जितने भी पार्ट होंगे उसमें हम लोग चंद्रवंश को पूरा कंप्लीट करेंगे, अच्छे से समझेंगे। ठीक है, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई तो चैनल को जो है सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, धन्यवाद।